हुआ था, ठीक है। क्या पढ़ा था हमने? सबसे पहले वर्क पढ़ा था। क्या होता है वर्क? अगर हम किसी भी बॉडी पे कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं, उसमें अगर डिस्प्लेसमेंट होता है इन द सेम डायरेक्शन और इन एनी अदर डायरेक्शन, तो वो जो फोर्स और अप्लाइड जो अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, उसके प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? वर्क डन। क्लियर हो गया ये चीज? एक नॉर्मल जनरल या काम चलाओ फॉर्मूला ये वाला है, F इंटू डी। लेकिन अगर उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला देखा जाए तो क्या होता है? F cos थीटा इंटू डी। ठीक है, तो यहां पर F है अप्लाइड फोर्स, D क्या है? डिस्प्लेसमेंट, थीटा क्या है यहां पर? एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड अप्लाइड फोर्स। ये चीज क्लियर हो गया। और यहां से ही एक वेक्टर, वेक्टर फॉर्म याद है कि नहीं? वेक्टर, दो वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए डॉट बी। ए डॉट बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो इससे हमें यह पता चल गया कि भाई ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर प्रोडक्ट है। तो हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट या डॉट, सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट गलती से मैं बोल दिया, डॉट प्रोडक्ट बोलना चाहिए। क्या है? एफ और डी का क्या? ये डॉट प्रोडक्ट है। ये हमने किया था लास्ट क्लास में। फिर हमने क्या क्या चीजें और की थी, थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं, याद रखना। वर्क डन बाय फोर्स में हमने कुछ एनालिसिस किया था। एक तो किसमें? कांस्टेंट फोर्स में, और दूसरा कौन सा? वेरिएबल फोर्स। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स में देखो क्या होगा। कांस्टेंट फोर्स में भी ना दो केसेस हमने देखा। फर्स्ट केस क्या था? जब फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो। जब दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, हाँ अभी मैं पूछूंगा ना तो सारे बच्चे अलर्ट रहना यहां पर, ठीक है। अगर फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, तो उस सिचुएशन में थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। और जो वर्क डन का फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला? F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। तो थीटा की जगह पे 0 आ जाएगा और W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? F इंटू डी। क्लियर हो गया ये चीज? लेकिन अगर अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग हो गया, जैसे मैंने ट्रॉली वाला एग्जांपल लिया था ना, एक ट्रॉली को जब हम पुल करते हैं, ट्रॉली बैग आपने रखा है, पुल कर रहे हो, तो फोर्स आपका किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में। ट्रॉली का डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा? ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है। क्लियर हो गया ये चीज? तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे, इस फोर्स का रिजोल्यूशन करेंगे। रिजोल्यूशन मतलब एक इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स और एक इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स। समझ में आई ये चीज? ये वाले फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वाली वैल्यू कितनी होगी? बताओ कितनी होगी? F cos थीटा। और ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? F sin थीटा। याद आया ये चीज? अब अगर मान लो थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो पूरा फोर्स यहीं पर लग रहा है। थीटा की वैल्यू 90 हो जाए तो पूरा फोर्स कहां पर लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। समझ में आई ये चीज? मतलब बैग को आप सीधा उठा ले रहे हो, ये समझ लो। क्लियर हो गया ये चीज? इससे हमें यह भी पता चला कि अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री बन रहा है, तो उस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। क्लियर हो गया ये चीज? फिर और हमने क्या देखा था? हमने वर्क या फिर एनर्जी, एनर्जी की भी सेम यूनिट होती है, ठीक है। और एनर्जी क्या होता है? वर्क करने की मैक्सिमम एबिलिटी, कैपेसिटी, जो आप बोल सको, ठीक है। तो इसलिए दोनों चीजें एक ही हैं, और इसकी दोनों की यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट क्या होती है? जूल्स, ठीक है। और अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो एर्गॉन होती है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻⁷ जूल्स, ठीक है। अच्छा, कई बच्चों को यह डाउट होता है KWH जो है, किलोवाट आर, किलोवाट आर, ये लोग सोचते हैं, कई बच्चे सोचते हैं पावर की यूनिट है, लेकिन ये पावर की नहीं, किसकी यूनिट है? एनर्जी की यूनिट है, या वर्क डन की यूनिट है। ये वर्क डन की यूनिट कैसी है? तो देखो, किलो, किलो का मतलब क्या होता है? 1000। तो यहां पर क्या गया? 1000 वॉट। समझ में आ रहा है? और यहां पर आर लिखा हुआ है, तो 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? अच्छा, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो अगर मैं इस आर को सेकंड में बदलूं तो 2 बार मुझे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? और अगर थोड़ा बहुत याद होगा तो ये वॉट किसकी यूनिट होती है? वॉट किसकी यूनिट होती है? पावर की। पावर अगर थोड़ा बहुत याद होगा तो ये भी याद होगा, पावर इज इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम।
समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? मतलब कि यहां पर आ गया 1000, एनर्जी की यूनिट होती है जूल, टाइम की यूनिट क्या होती है सेकेंड, और यहां पर क्या रहा है 60 इंटू 60 मतलब कितना आ जाएगा 3600, और इधर पे क्या आ गया सेकेंड। ये दोनों की तरफ से सेकेंड और सेकेंड कटा तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी 36, और कितने जीरो आ जाएंगे 5 जीरोस आ जाएंगे। तो यहां पर आ गया 5 जीरोस। क्या ये क्लियर हो गया? हाँ, जिसको और हम क्या लिख सकते हैं डेसिमल में लिखे तो 3.6 इंटू 10⁶, और ये इसकी वैल्यू किस में आ जाएगी जूल्स में। तो 1 किलोवाट आवर जो है वो भी पावर की, वो भी एनर्जी की यूनिट होती है या फिर वर्क की यूनिट होती है, और उसकी वैल्यू जूल में कन्वर्जन क्या होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। क्लियर? ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और क्या पढ़ा था, कुछ एक न्यूमेरिकल किए थे, ये भी न्यूमेरिकल हमने किया था साइक्लिस्ट वाला मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, वर्क को और हम कैसे डिफाइन कर सकते ये भी हमने देखा था। अगर डिस्प्लेसमेंट फोर्स ग्राफ है तो उसका जो टोटल एरिया होगा ये उसका क्या देगा टोटल वर्क डन। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, नेक्स्ट हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो वर्क डन, इसका भी हमने डिस्कशन किया था। ये वाला एग्जांपल याद है ना कि रैंप पे अगर मान लो कोई कूली है, अगर वो लोड लेके चल रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू तीनों कंडीशन पे क्या होगी। अगर वो ऊपर, अच्छा उसके पहले ना ये वाली चीजें याद करो, अगर एंगल 0 से 90 के बीच में है, एंगल 0 से 90 के बीच में है तो वर्क डन क्या हो जाएगा यहां पर पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव। अगर एंगल 90 से 180 के बीच में है तो वर्क डन क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू से इंटरवल में क्या होती है नेगेटिव। और अगर एंगल 90 है तो वर्क डन क्या हो जाएगा जीरो, बिकॉज कॉस 90 जीरो होता है। 3 एग्जांपल हमने लिए थे, 3 केसेस लिए थे। अगर कूली ऊपर चढ़ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पर होगा यहां पर नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट कहां पर होगा इस तरफ, एंगल जो बन रहा है दोनों के बीच में वो कौन सा एंगल है 90 से बड़ा, मतलब क्या हो गया ऑब्ट्यूस एंगल, और 90 से बड़ा मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा यहां पर नेगेटिव। ठीक है, जब वो फ्लैट सरफेस पे चल रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया 90 डिग्री, वर्क डन क्या हो जाएगा जीरो। जब वो नीचे की तरफ उतर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट इधर, एंगल कौन सा एंगल अक्यूट एंगल 0 से 90 के बीच का, तो वर्क डन क्या आ जाएगा पॉजिटिव। क्लियर हो गया ये चीज? और हमने क्या पढ़ा था, अच्छा वेरिएबल फोर्स, मैंने बताया था प्रैक्टिकली जितने भी फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं वेरिएबल फोर्स होते हैं। और यहाँ इंटीग्रेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अप्लाई होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन का कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होता है कि ये जो टोटल वर्क डन है, टोटल वर्क डन है दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू dx। ठीक है, जिसको कई बार हम dx लिखते हैं, कई बार हम ds भी लिख देते हैं। ओवरऑल उसका मतलब क्या है डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और ये चीज ग्राफिकली कैसे बताती है कि अगर मान लो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे डिस्प्लेसमेंट हो गया, वर्क डन निकालना है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा उस पूरे रीजन का एरिया निकालना पड़ेगा, और एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद हमने एनर्जी स्टार्ट किया था, और एनर्जी में मैंने बताया था कि एनर्जी का डायमेंशन, एनर्जी की यूनिट सब वर्क के इक्वल होती है, क्योंकि एनर्जी और वर्क दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है, मैक्सिमम कैपेसिटी टू वर्क, मैक्सिमम वर्क कैपेसिटी को एनर्जी बोलते हैं। बहुत सारी एनर्जी होती है लेकिन हम मेनली दो एनर्जी पे फोकस करेंगे, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमने डिस्कशन किया था, इसका फॉर्मूला क्या होता है हाफ mv²। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी। अगर किसी की भी पोजीशन चेंज कर दी जाए तो उसके कारण जो उसमें एनर्जी आएगी वो कौन सी एनर्जी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। जैसे अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट को एक हाइट पे पहुंचा दिया मैंने तो उसके पास कौन सी एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर किसी चीज को मैंने कंप्रेस कर दिया, मान लो एक स्प्रिंग है उसको मैंने कंप्रेस कर दिया तो कौन सी एनर्जी आ गई उसके पास पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? अच्छा एक बात बताओ, ये वाला केस बताओ, मान लो अगर यहां पर आपके पास एक पेंडुलम है, इस तरीके से एक पेंडुलम अटैच्ड है। ठीक है, इस पेंडुलम को मैंने इस तरीके से स्विंग कराया मतलब एक बार वो इधर तक आया, एक बार वो इधर तक आया, ये आया। तो अब बताओ इसके स्विंग में ये पेंडुलम में कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी? क्या ये काइनेटिक एनर्जी हर जगह पे है या पोटेंशियल एनर्जी हर जगह पे है, क्या है? अब समझना, इसमें दोनों है, ये दोनों चीजें चेंज हो रही है। देखो कैसे चेंज हो रही है, जब ये जो पेंडुलम का बॉब इस जगह पे है,
जब इस तरीके से आगे बढ़ा, आगे जाके यहां पर थोड़ा सा एकदम स्लो होते होते रुक जाता है थोड़े से देर के लिए, तो इस जगह पे जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है इस जगह पे 0, और वो अपने इक्विलिब्रियम से कुछ अलग पोजीशन पे आ गया, तो यहां पर उसके पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी जो मैक्सिमम होगी। समझ में आएगी नहीं? जब वो मूव करते करते जब वो सेंटर पे आएगा, सेंटर पे जब आएगा तब उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, मतलब तब उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। लेकिन अपनी सेंटर पोजीशन पे है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी, 0। क्लियर हो गया ये चीज? तो इसमें दोनों तरह की एनर्जी है और एक से दूसरे में ट्रांसफर होते रहती है, जो कि एक लॉ से रिलेटेड है। कौन सा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी में, वही चीज है। ठीक है, इसका एक एक्सपेरिमेंट भी आपने कई बार देखा होगा, यूट्यूब में बहुत बार आता है। एक बड़े से बॉल को अगर इस तरीके से होल्ड करके छोड़ते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, रिटर्न उसी स्पीड पे आता है। उसमें मीम्स भी बना है, क्या है, उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं देना है, नहीं तो वो ज्यादा स्पीड से आएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वापस हिट कर जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। और क्या देखा था, हाँ, हमने डेरिवेशन किया था काइनेटिक एनर्जी का दो तरीके से, एक तो यूजिंग कैलकुलस और एक विदाउट यूजिंग कैलकुलस। विदाउट यूजिंग कैलकुलस अगर हमें करना है तो हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ ब्लॉक लिए, उसमें एक फोर्स लगाया, ब्लॉक जो है डिस्प्लेस हुआ, कितने डिस्टेंस, कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पर x। इनिशियली वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी को हमने क्या ले लिया v। फिर हमने यहाँ पर u की जगह पे 0 डाला, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 2ax। यहां से हमने x की वैल्यू निकाली जो कितनी हो गई, वी स्क्वायर अपॉन 2a। फिर उसके बाद वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जगह पे मैंने क्या डाल दिया, ये वाली वैल्यू वी स्क्वायर बाय 2a की। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर m इंटू ए आ गया और वी स्क्वायर, दोनों का ए कट गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, एम वी स्क्वायर बाय 2 या हाफ एम वी स्क्वायर। समझ में आई ये चीज? यही वर्क डन है और यही क्या है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उसके मोशन में आने के कारण आया। ये चीज क्लियर हो गया, विदाउट यूजिंग कैलकुलस। अब अगर कैलकुलस को यूज करके करेंगे तो भी देखो सेम मेथड लगेगा। देखो कैलकुलस को यूज करके करने के लिए हम ये वाला कंसेप्ट, थोड़ा ये वाला डायग्राम ध्यान में रखना ना। कौन सा डायग्राम बोल रहा हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में जो एरिया अंडर द कर्व है वो आपको क्या देता है, वर्क डन। ये हमने देखा था ना। अब अगर मान लो मैं एक छोटा सा स्ट्रिप लेता हूं, याद होगा ये छोटा सा स्ट्रिप वाला कंसेप्ट हमने, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, डी। ठीक है, और यहां पर इस पे जो अप्लाइड फोर्स है उसको हम क्या ले रहे हैं, एफ ले रहे हैं। तो ये जो एरिया होगा छोटे से स्ट्रिप का, ये छोटा सा वर्क डन होगा जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, डी डब्ल्यू से। तो ये जो डी डब्ल्यू है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, दैट इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी एक्स। ये कंसेप्ट समझ में आ गया? ठीक है, अब यहां पर अगर यहां पर देखोगे इस पार्ट में फोर्स जो होता है, फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, एम इंटू डीवी बाय डी टी। यहां पर ये ध्यान रखना, कई बार हम क्या यूज करते हैं, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। पिछले क्वेश्चन में यही यूज किया था, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। लेकिन इस बार हमने क्या यूज किया, एफ इज इक्वल टू एम इंटू डीवी बाय डी टी, क्योंकि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ले रहे हैं हम उसका। ठीक है, बिकॉज यहां पर हम कंटिन्यूस चेंज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहां पर जो फोर्स है उसकी जगह पे क्या आ गया, एम इंटू डीवी बाय डी टी। ये चीज समझ में आ गया? अब देखो इसके बाद क्या होगा, ये जो dt है ना, इसको मैंने ये समझ लो, dv को इधर कर लिया, dx को इधर कर लिया, तो यहां पर क्या हो गया, ये dx बाय dt। x का मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यहां पर क्या हो जाता है, वेलोसिटी। तो ये वाले पार्ट को मैंने फिर किससे रिप्लेस कर दिया, वेलोसिटी से। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dw इज इक्वल टू क्या हो गया, mv dv। अब टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किया तो ये भी मैंने याद करो मैंने बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ dx की वैल्यू क्या हो जाती है, x। इंटीग्रेशन ऑफ dv की वैल्यू क्या हो जाएगी, v। तो इंटीग्रेशन ऑफ dw क्या हो जाएगा, w, टोटल वर्क डन। और इधर पे जब इंटीग्रेशन करेंगे तो m तो कांस्टेंट है, मास, किसका इंटीग्रेशन होगा, v का इंटीग्रेशन क्या होता है, v की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2।
तो ये क्या आ गया, वर्क डन इज इक्वल टू mv²/2, यही काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। ये कौन से तरीके से हमने किया था, कैलकुलस, ठीक है। और क्या किया था एक बार देखते चलना, यहां पर हमने मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन डिराइव किया था, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम हमने डिस्कस किया था। क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम, बताओ जल्दी थोड़ा रिकॉल करके। ऑन द बॉडी, तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द बॉडी। चेंज मतलब डेल के ई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू वर्क डन, या फिर चेंज को और कैसे हम लिख सकते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू टोटल वर्क डन, ठीक है। इसके बाद हमने इस चीज को डिराइव किया था फॉर कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स। ध्यान से देखना, कांस्टेंट फोर्स के लिए पहले हमने ये इक्वेशन लिखी थी v² - u² इज इक्वल टू 2as। अब अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो मुझे इस पूरी इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/2 m से। समझ में आ रहा है कि नहीं, ताकि ये क्या बन जाए 1/2 mv², ये क्या बन जाए 1/2 mu², और इधर पे हो गया 1/2 2as। क्लियर हो गया। हाफ mv² मतलब काइनेटिक एनर्जी, कौन सी, फाइनल। फाइनल क्यों, क्योंकि v का मतलब फाइनल वेलोसिटी होगा। हाफ mu² काइनेटिक एनर्जी कौन सी, इनिशियल। और इधर पे MAS बच जाएगा, क्योंकि 2 और 2 तो क्या हो गया, कट गया। क्लियर हो गया। अब m इंटू a की वैल्यू क्या हो जाती है, फोर्स, और यहां पर kf माइनस ki, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब क्या हो गया, चेंज कितना हुआ, उसको हम किससे डिनोट कर देंगे, डेल ke से। और f इंटू एस, एस का मतलब यहां पर डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो गया, वर्क डन। तो ये हमने कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम को वेरीफाई किया था, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हमने क्या किया था, वेरिएबल फोर्स के लिए किया। तो जब वेरिएबल फोर्स है तो हम यहां पर क्या लेंगे, d/dt वाला टर्म लेंगे, मतलब कि इंस्टेंटेनियस चेंज लेंगे। तो पहले हमने यहां पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो देखो इधर आ गया d/dt काइनेटिक एनर्जी, d/dt ये आ गया। समझ में आई ये चीज। अब जब डिफरेंशिएट करते हैं तो भाई ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो हाफ m बाहर निकल गया। किसका डिफरेंशिएशन होगा, v² का। v² का डिफरेंशिएशन चेन रूल से होगा, क्या होगा, 2v और dv/dt। क्लियर हो गया ये चीज। अब यहां पर ये 2 और ये वाला 2 भी कट गया, तो क्या बच गया, m इंटू v, और dv/dt वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्या बन गया ये, एक्सेलरेशन। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू v इंटू a। यहां तक आया समझ में। अब यहां पर ध्यान देना, m इंटू v, m इंटू a, सॉरी m इंटू a, m इंटू a को आप क्या लिख सकते हो, f। f इज इक्वल टू होता है ना m इंटू a, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां पर क्या आ गया, f इंटू v आ गया, क्योंकि ये v वाला टर्म बचा था। अब यहां पर ये dt को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो f df इंटू v dt, ये आ गया डेल के ई की वैल्यू, डी के ई की वैल्यू। अब यहां पर थोड़ा और ध्यान देना, ये ds/dt डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाता है, वेलोसिटी। ये dt को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो v dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, ds। तो इसकी जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, ds पुट कर दिया। तो मतलब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है डी के ई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू f इंटू, यहां पर क्या आ गया, ds आ गया। क्या ये क्लियर हो गया। ds का मतलब क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। s मतलब डिस्प्लेसमेंट, ds मतलब क्या होगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वो छोटा सा स्ट्रिप जो हम डिस्कस कर रहे थे। अब यहां पर इंटीग्रेट कर लो, यहां पर इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेट करते समय लिमिट दे दो इनिशियल, और ये क्या ले लो, फाइनल। तो ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये वाला जो पूरा इंटीग्रेशन है, ये क्या देगा आपको, टोटल वर्क डन W। और ये वाला पार्ट क्या देगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जिसको आप बोल सकते हो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये छोटे छोटे डेरिवेशन है जो बीच बीच में आपको पूछ सकता है स्कूल टेस्ट में, एग्जाम्स में, ठीक है। ओके, फिर हमने ये वाला न्यूमेरिकल शायद नहीं किया था, चलो बाद में करेंगे। यहां से आज हमें स्टार्ट करना है आज का टॉपिक, ठीक है। तो आज हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने वाले हैं, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने के पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो मैंने सामने लिखा है, एक बार थोड़ा पढ़ के देखो, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। कंजर्वेटिव फोर्स क्या लिखा है,
वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स इज स्टोर्ड, ऐसा फोर्स जिसके अगेंस्ट अगर हम वर्क करेंगे तो वो स्टोर हो जाएगा। जैसे कि मान लो यहां पर इस टेबल के ऊपर मैंने ये चीज रखी हुई, ये एक रिमोट रखा हुआ है, ठीक है। अभी यहां पर इस पे एक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। कहां पर लग रहा है? नीचे की तरफ। अब मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट एक वर्क कर रहा हूं, इसको ऊपर उठा रहा हूं। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो जब मैंने इसको ऊपर उठाया तो ये जो फोर्स है वो स्टोर हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चीज क्या लिखा देखो, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स इज स्टोर्ड, तो ये स्टोर हो गया है। जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा तो वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग को अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं तो हमने जो वर्क डन किया वो स्प्रिंग में स्टोर हो गया। जैसे इसको रिलीज करेंगे वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा। तो ऐसे फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स इज स्टोर्ड, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स इज स्टोर्ड। तो इसमें कौन कौन से फोर्सेस आते हैं? कुछ एग्जांपल के लिए हमने लिए, इलास्टिक फोर्स हो गया, इलास्टिक फोर्स हो गया। और कौन सा फोर्स अभी हमने देखा, कौन सा लिया है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका भी मैंने एग्जांपल बताया था अभी, ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो इलेक्ट्रॉन्स को अगर पास पास लाएंगे तो वो रिपल करेंगे ना एक दूसरे को, वापस अपनी उसी पोजीशन पे आएंगे। तो ये भी एक कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन से हैं? जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, ये सारे क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हैं। जैसे वो रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं, पता है ना, अगर उसमें हमने फोर्स अप्लाई किया, उसके शेप को चेंज किया, तो वापस क्या अपने ओरिजिनल शेप में आएगा? वो नहीं। तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। समझ में आई ये चीज? फ्रिक्शनल फोर्स ये भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। अच्छा, अब ये कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्यों हमने पढ़ा? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का जो कंसेप्ट है वो इसी पे बेस्ड है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी और अ सिस्टम, एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी और अ सिस्टम when work is done against the force, when work is done against the force। energy stored in a body or a system when work is done against the force। नोट कर लिया? इसका मतलब समझ में आया ना? जब फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जब वर्क डन होगा तो उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी। इस एनर्जी को ही हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी मैं जो आपको एग्जांपल बता रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में मैंने वर्क डन किया तो उसमें एनर्जी स्टोर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी। मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो स्प्रिंग में एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आई ये चीज? तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी के यही तीन टाइप होते हैं जो कंजर्वेटिव फोर्स से ही रिलेटेड है। पहला कौन सा पोटेंशियल एनर्जी आ गया? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। दूसरा कौन सा पोटेंशियल एनर्जी आ गया? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, स्प्रिंग को अगर हम स्ट्रेच कर रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं। और तीसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये दो टाइप की पोटेंशियल एनर्जी तो इस बार ही आपके सिलेबस में 11th में है। इस चैप्टर में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और बाकी सेपरेट चैप्टर्स में भी इसको पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल में भी पढ़ेंगे, मटेरियल प्रॉपर्टीज में हम ये वाला इलास्टिक वाला पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है आपका 12th में यूनिट 2 के अंदर आता है, ठीक है। तो आगे बढ़े, नेक्स्ट चलो। तो यहां पर अब सबसे पहले हम पहला टाइप देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, जिसका नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हेडिंग डालना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड अगेंस्ट द वर्क, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड व्हेन वर्क डन इज अगेंस्ट
ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां पर वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो ऐसी एनर्जी को, ऐसी पोटेंशियल एनर्जी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, आई थिंक इसका डेरिवेशन भी आपने शायद पहले किया होगा, बट फिर भी एक बार हम समझते हैं कि क्या होता है। जैसे मान लो यहां पर एक सरफेस है, ये नोट कर लिया, डेफिनेशन इसका डन। इस चीज को पहले देखना, फिर बाद में कुछ चीजें लिखना। ठीक है, मान लेते हैं यहां पर एक सरफेस है, यहां पर एक मास है m, इस मास को मैंने एक हाइट h तक पहुंचा दिया, तो इस मास में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था डाउनवर्ड, लेकिन वर्क डन किधर पे हो गया, अपवर्ड। क्लियर, या इसका डिस्प्लेसमेंट किधर पे हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर हो गया ये चीज। अब अगर यहां पर ध्यान दोगे, फोर्स का डायरेक्शन नीचे है, ग्रेविटेशनल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, ऊपर है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। ठीक है, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। एफ की वैल्यू क्या होती है, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए, और डिस्प्लेसमेंट को यहां पर मैंने किससे डिनोट किया है, एच से, और थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 180 डिग्री। ये क्लियर हो गया। अब ध्यान देना, यहां पर ए का मतलब है एक्सेलरेशन, और ये किसके कारण एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी के कारण। तो अगर हम ऊपर की डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम क्या लेंगे यहां पर, नेगेटिव, और cos 180 की वैल्यू कितनी हो जाती है, -1। तो ये m इंटू माइनस जी इंटू एच इंटू -1, मतलब फाइनल वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी यहां पर, m इंटू जी इंटू एच। समझ में आई ये चीज, तो इसको नोट कर लो, ये जो हमने इसका एक्सप्रेशन लिखा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। हो गया यहां तक। इसे यहां पर वर्क डन लिखा है, आप पोटेंशियल एनर्जी पीई भी लिख सकते हो, कई बार इसको हम यू से भी डिनोट करते हैं, आगे देखेंगे हम इसको कई जगह पे यू से भी डिनोट करेंगे। ठीक है, ओके। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है ना पोटेंशियल एनर्जी की, इट इज नॉट ट्रू एवरीवेयर, मतलब हर जगह पे सही नहीं है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन, क्योंकि यहां पर ये डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, जी के ऊपर, और जी जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, या जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 10 लेते हैं, वो अर्थ के सरफेस पे होता है। लेकिन अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते जाएंगे तो जी की वैल्यू जो है वो कम होते जाएगी, चेंज होते जाएगी। समझ में आ रहा है ये चीज। तो इसका जो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है वो ऐसा होता है, जो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, हम ग्रेविटेशनल चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप अपनी बुक में भी देखोगे, अगर आप एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर रहे हो, उसमें स्टार करके मार्क किया है, दिस एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज वैलिड ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑन द सरफेस। ठीक है, लेकिन अगर उसकी हाइट चेंज होगी सरफेस से तो वो चेंज होगा, और ये होता है उसका फॉर्मूला Gm1m2 अपॉन Re प्लस एच। Re क्या होता है, अर्थ का रेडियस, और एच क्या होता है, जिस हाइट पे वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बट इसको हम बाद में पढ़ने वाले हैं। चलो, ये क्लियर हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और उसका एक्सप्रेशन। नेक्स्ट लिखते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी when work is done against elastic force, potential energy when work is done against elastic force, या फिर दूसरे सेंस में क्या बोल सकते हैं, ऐसी एनर्जी जो इलास्टिक को स्ट्रेच करने से या कंप्रेस करने से होगी, स्टोर होगी, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। ठीक है, अब यहां पर ना 3 डायग्राम आपको दिख रहा है, एक बार देखना उस चीज को। यहां तक ये नोट कर लिया, डेफिनेशन सबका हो गया, शॉर्ट में लिख लो चलेगा, आप बाकी डिटेल में तो देख सकते हो, उसको पीपीटी शेयर कर दूंगा। पोटेंशियल एनर्जी व्हेन वर्क इज डन अगेंस्ट द इलास्टिक फोर्स,
या एनर्जी स्टोर्ड ऑन स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग स्प्रिंग शॉर्ट में। तो इनिशियली मानते हैं फर्स्ट वाले डायग्राम को देखना, ये स्प्रिंग है और यहां पर मान लो एक बॉक्स है या एक इसका इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन है, जब वो अपनी नॉर्मल कंडीशन पे है, रेस्ट कंडीशन पे, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन पे है, ठीक है। अब इसमें दो केसेस हो सकते हैं, या तो मैं स्प्रिंग को खींचूंगा तो क्या होगा, यहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना और सुनना, जब इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ तो यहां पर दो तरह के फोर्सेस लगे। एक जो एक्सटर्नल फोर्स मैंने लगाया, तो एक्सटर्नल फोर्स का मेरा डायरेक्शन कौन सा है, आउटवर्ड। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कौन सा है, आउटवर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। लेकिन स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन कौन सा है, स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन कौन सा है, अपोजिट। तो यहां पर देखो क्या लिखा है, एफएस जो लिखा है उसको क्या लिखा है इसने, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव, क्यों, स्प्रिंग फोर्स इधर है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इस तरफ। एक्स उसका क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया ये चीज। जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे तो अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन ये है, लेकिन स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला। क्लियर हो गया ये चीज, ये कंडीशन क्लियर हो गया। मतलब एक चीज हमें ये समझ में आ रही है कि जो स्प्रिंग फोर्स, अगर मैं स्प्रिंग फोर्स की बात करूं, स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन यहां पर क्या होगा, अपोजिट होगा। क्लियर। यहां से हम इसका डेरिवेशन देखेंगे या रिलेशन देखेंगे कि क्या है। तो यहां पर सबसे पहला स्टेटमेंट लिखना, स्प्रिंग फोर्स जिसको एफएस से डिनोट करेंगे, इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा। ये डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा। और इसी को हुक्स लॉ भी बोलते हैं, हुक्स लॉ या फोर्स लॉ फॉर स्प्रिंग, फोर्स लॉ ऑफ स्प्रिंग। इसके अकॉर्डिंग स्प्रिंग फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। लेकिन यहां पर माइनस साइन आए, क्यों माइनस साइन आए, ये चीज क्लियर हो गई। क्योंकि स्प्रिंग फोर्स जिस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसका अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो एफएस इज प्रोपोर्शनल टू माइनस के, माइनस एक्स। अब अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लग जाता है, उसको हम अज्यूम कर लेते हैं, वो क्या हो गया, के। तो एफएस इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस के एक्स। और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है के, इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। एफएस क्या है, एफएस क्या है, स्प्रिंग फोर्स। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। और के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, है ना। अब हमने कांस्टेंट के बारे में चीजें पढ़ी थी, अलग अलग तरह के कांस्टेंट होते हैं, कुछ यूनिट वाले, कुछ यूनिट लेस। क्या ये यूनिट वाला कांस्टेंट है या यूनिट लेस कांस्टेंट है, के यूनिट वाला कांस्टेंट है। इसकी यूनिट क्या होगी, के की यूनिट क्या होगी। तो के की यूनिट के लिए समझो, के को इधर पे रखो, बाकी सबको उधर भेज दो। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर, एफ एस अपॉन एक्स। पॉजिटिव नेगेटिव साइन से तो फर्क नहीं पड़ता यूनिट का, ठीक है। एफ एस अपॉन क्या आ जाएगा, एस। एफ एस का मतलब क्या है, फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। यहां पर x का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, जिसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। मतलब के जो कांस्टेंट है उसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर। क्या ये समझ में आ गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल जो जो इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है वो लिखना। ओके, तो आई होप यहां तक की चीजें लिख लिया होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये लिखना, ये वाला एक्सप्रेशन लिखना, इसी से बना और कुछ नहीं है। एक्स जो है वो एफ एस अपॉन के इक्वल होगा। मैं पॉजिटिव नेगेटिव साइन को अभी यहां पर ध्यान नहीं दे रहा हूं, सिर्फ उसकी प्रोपोर्शनैलिटी को ध्यान दे रहा हूं। एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, एफ एस अपॉन के होगा, है ना। अब यहां पर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, देखना ध्यान से समझना। एक्स का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, एफएस का मतलब है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स किसके इक्वल होगा, अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा, क्योंकि एक्शन रिएक्शन वाला कंसेप्ट हो गया यहां पर, ठीक है।
और के जो है यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। समझ गए ना ये चीज, वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं। आप लोगों ने बाइक में जो स्टैंड लगता है उसका स्प्रिंग देखा है कि नहीं, वाला स्प्रिंग टूट जाता है, बहुत प्रॉब्लम जाती है, देखा है कि नहीं वाले स्प्रिंग को खींचना या उसका डिस्प्लेसमेंट करना, क्या वो आसान है कि मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर उसी साइज उसी लेंथ का कोई मैं दूसरा स्प्रिंग लेता हूं, जैसे ये आपके पेन के में भी जो स्प्रिंग होता है उसको खींचना आसान हो गया। समझ में आई ये चीज? तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? फोर्स अगर हम दोनों पे लगाएं, लेकिन दोनों पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये चीज किसके ऊपर डिपेंड करता है? के के ऊपर। समझ रहे हो? अगर के की वैल्यू कम होगी तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ज्यादा। ठीक है, के मतलब क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो हमारा जो पेंसिल के अंदर, जो पेन के अंदर जो स्प्रिंग होता है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, कम होता है। अगर डिनोमिनेटर कम होगा तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी, मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसको डिस्प्लेस करना आसान हो जाएगा उसी फोर्स पे। लेकिन अगर के की वैल्यू ज्यादा होगी, के की वैल्यू ज्यादा होगी तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, मतलब डिस्प्लेसमेंट करना मुश्किल हो जाएगा अगर सेम फोर्स अप्लाई करें तो। क्या ये चीज क्लियर हो गया कंसेप्ट? ठीक है, इसको बाकी हम डिटेल में और आगे पढ़ेंगे। तो के किसके ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, या उसके शेप के ऊपर भी डिपेंड करता है, मटेरियल या फिर उसके शेप के ऊपर। ठीक है, ये हटा दूं मैं फिर, हो गया तो ओके। नेक्स्ट। अच्छा, इसमें ना एक एक इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बताना चाह रहा था, इसमें शायद मैंने लिखा नहीं है ना? अच्छा, ये आगे आने वाला है, सॉरी। हाँ, नेक्स्ट लिखना, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फॉर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी उस ग्राफ को, वैसे तो अच्छे से बना हुआ है, लेकिन उस ग्राफ को अभी फिलहाल मत देखना, इधर पे ध्यान देना, है ना? फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, किसके लिए फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ देख रहे हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना? अभी हमने देखो वहां पर क्या डिराइव किया था, एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था, क्या था? एफ इज इक्वल्स टू, एफ एस इज इक्वल्स टू क्या आया था, माइनस के एक्स। यहां पर एफ क्या है, स्प्रिंग फोर्स, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और हम उसी का ग्राफ बना रहे हैं। तो एक्स एक्सिस में क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्स की वैल्यू, और वाई एक्सिस में क्या आ जाएगा, फोर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? अब अगर यहां पर ध्यान दोगे तो ये लीनियर इक्वेशन याद है ना कि नहीं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो पढ़ते थे, इक्वेशन क्या होता था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता था। मैथ्स वाले बच्चे अभी अभी पढ़ भी रहे हैं, है ना? तो इसमें अगर सी की वैल्यू हट जाती है, मतलब सिर्फ ए एक्स प्लस बी वाई आता है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0 अगर ऐसा आता है, तो मतलब वो लाइन कहां से पास होती है, ओरिजिन से। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो इसका मतलब यहां पर अगर ध्यान दोगे ना, यहां पर ये वैसे ही है, ये आपका वाई एक्सिस वाला पार्ट हो गया या वाई हो गया, और ये क्या हो गया आपका, एक्स हो गया। यहां पर सी कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब ये लाइन कहां से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। पहली चीज ये। दूसरी चीज, स्लोप, स्लोप के बारे में अगर ध्यान हो, यहां पर इसका स्लोप क्या आ रहा है, नेगेटिव, मतलब लाइन आपकी कैसी बनेगी, फॉलोइंग बनेगी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके का ग्राफ बनेगा, और ये ग्राफ क्यों बना है, इसकी इक्वेशन के कारण। ये समझ में आया क्या? ठीक है। जो मैथ्स वाले बच्चे वो फिलहाल स्लोप का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, बाकी मैंने स्लोप बाकी बच्चों को भी बताया। स्लोप क्या होता है, लाइन कैसी जा रही है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो स्लोप क्या होता है, 0, राइजिंग है तो स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव, फॉलिंग है तो स्लोप क्या होता है, 0, नेगेटिव, है ना? तो यहाँ पर स्लोप क्या रहा था, नेगेटिव। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, डिस्प्लेसमेंट फोर्स ग्राफ, वो लगभग ऐसा कुछ बनेगा। वाई एक्सिस में एफ एस स्प्रिंग फोर्स आ गया, एक्स एक्सिस में क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। क्लियर? अब यहां पर ना हमने ये एक्स एम मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मान लो अज्यूम कर लिया, कि जितना मैक्सिमम हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, स्प्रिंग है अगर तो उसको मैक्सिमम जितना स्ट्रेच कर रहे हैं वो क्या है, एक्स एम, उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मतलब स्प्रिंग अगर मान लो ऐसा था, उसको हमने
इतना डिस्प्लेस कर लिया, मैक्सिमम डिस्प्लेस कर लिया, इतना डिस्प्लेस कर लिया। क्लियर हो गया ये चीज? तो उस केस में एक्सएम जो है, एक्सएम और ये जो आपका फोर्स का जो ग्राफ है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है, उसमें एरिया कितना बनेगा? तो वो एरिया क्या हो जाएगा? ये वाला। और याद करो पिछली क्लास में और आज भी मैंने रिवाइज कराया, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया अंडर द कर्व होता है, वो क्या देता है आपको? वर्क डन। और वही वर्क डन यहां पर क्या होगा? एनर्जी। और इसी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? स्प्रिंग एनर्जी या फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये एरिया कैसे निकलेगा? एरिया कैसे निकलेगा? हाफ बेस इनटू हाइट। तो ये हो जाएगा हाफ बेस कितना हो गया? इसका बेस कितना हो गया? एक्सएम। और इसकी हाइट मतलब यहां से यहां तक हाइट, ये हाइट को हम y कोऑर्डिनेट से डिनोट करते हैं। और इसका y कोऑर्डिनेट देखो कितना है? y की वैल्यू कितनी है? -kx, है ना? तो यहां पर कितना आ जाएगा? -kx xm आ जाएगा। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी? -12 kxm², जो यहां पर आपको एरिया मिला है। अगर ये एक्सप्रेशन समझ में नहीं आया मैथमेटिकली, कोई बात नहीं, हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वो चीज क्लियर हो जाएगी। फिलहाल आप ये लिख लेना, इसका एरिया कितना आएगा? -12 kxm²। एक्सएम उसका डिस्प्लेसमेंट है, ये वाला जो पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट क्यों आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जब हम स्ट्रेच कर रहे हैं, जब हम कंप्रेस करेंगे तो वाला पार्ट किस तरफ आएगा? इस जगह पे। तब डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव। समझ रहे हो ना ये चीज? चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूं फिलहाल। अब ध्यान देना, इसी चीज को हम कैसे डिराइव करेंगे? यूजिंग कैलकुलस। अभी हमने ग्राफिकली देखा कि उसका काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, अब उसको हम कैलकुलस के थ्रू उसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो लिखना, let xm is the extension on string. Let xm is the extension on spring. Spring लिखना चाह रहा था मैं, on spring. xm एक्सटेंशन हो गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया स्प्रिंग का। अब देखो वर्क डन का फॉर्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, F इंटू ds था या dx, जो भी आप लिखो, ds या dx, इंटीग्रेशन 0 से लेके xm, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 से लेके कहां तक हुआ? xm तक। डन। और इस वर्क डन को मैं ws से डिनोट कर रहा हूं, बिकॉज स्प्रिंग के फोर्स के कारण है, इसलिए ws। ठीक है, अब यहां पर fs की वैल्यू अभी हमने डिराइव की थी, fs की वैल्यू क्या है? -kx। तो fs की जगह पे मैंने यहां पर क्या पुट कर दिया? -kx। यहां पर k कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, कांस्टेंट वाला पार्ट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। तो -k इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, है ना? इंटीग्रेशन सिर्फ वेरिएबल का होता है, तो भाई x का है, x के रेस्पेक्ट में वह dx में होगा। अब x का इंटीग्रेशन क्या होता है? सबको पता है कि नहीं? पावर में ऐड कर दो 1 और डिवाइडेड बाय में, तो x² बाय क्या आ गया? 2। तो यहां पर आ गया, इसका इंटीग्रेशन आ गया x² बाय 2। और ये चीज मैंने क्या लिखी, सबको क्लियर है ना? ये क्या है? ये 0 और इधर पे xm, इसका मतलब क्या है? ये क्या चीज है? लिमिट्स, लोअर लिमिट, और ये क्या हो गया? अपर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। इसके बाद वाली चीज पता है कि नहीं? -k, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे। अपर लिमिट मतलब xm का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट मतलब क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर। अपॉन में क्या आ गया? यहां पर 2, है ना? तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी? -k/2 xm², -k/2 xm²। यही चीज यहां पर भी आया था, देखो ये आया था ना ग्राफिकली जब मैं समझा रहा था, -k/2 xm²। ठीक है, और उसके बाजू में क्या लिखा, पढ़ो उसको, थोड़ा समझाओ मुझे। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ये किसका वर्क डन है? स्प्रिंग फोर्स का। और ऊपर में मैंने कुछ बदल दिया है, यहां पर वही वर्क डन है लेकिन अब उसको पॉजिटिव लिख दिया है। क्यों लिखा है उसका रीजन पढ़ो। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो जब हम स्प्रिंग को खींच रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स से, उसका डिस्प्लेसमेंट भी वही है जहां फोर्स लग रहा है, तो वहां पर वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव।
लेकिन जब हम स्ट्रिंग को खींच रहे हैं, स्प्रिंग को खींच रहे हैं, तो स्प्रिंग फोर्स कहां पर है? इधर। डिस्प्लेसमेंट कहां पर है? इधर। तो इसलिए वर्क डन क्या आएगा वहां पर? नेगेटिव। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी, यही वर्क डन क्या बनता है? पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी को हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, पॉजिटिव वाला कैसे आया? देखो, मान लो ये स्प्रिंग है ना, मैंने स्प्रिंग को एक्सटर्नल फोर्स से खींचा, तो एक्सटर्नल फोर्स का जब वर्क डन निकालेंगे हम, तो एक्सटर्नल फोर्स और उसका डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम तरफ है, तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क डन पॉजिटिव। लेकिन स्प्रिंग फोर्स इधर है, तो स्प्रिंग फोर्स के कारण वर्क डन क्या हो गया? नेगेटिव। मतलब हम दोनों का अलग अलग वर्क डन देख रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? ओके। अब जैसे एक एक और एग्जांपल बताता हूं तुमको, पॉजिटिव नेगेटिव का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लो एक बॉल को मैंने ऊपर की तरफ फेंका, वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? बताओ। नहीं बता सकते जब तक मैं किस फोर्स के कारण पूछूं। अगर मैं बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। लेकिन अगर बॉल को मैं ऊपर फेंक रहा हूं, मेरे मस्कुलर फोर्स के कारण वर्क डन पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? मेरा फोर्स भी ऊपर है, बॉल भी ऊपर है। क्लियर हो गया ये चीज? तो वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करेगा आप किस फोर्स के लिए ले रहे हो। ठीक है। ओके, तो ये चीज में कुछ नोट डाउन करने का है तो बता दो, अदरवाइज मैं हटा दो फिर इसको। चलो नेक्स्ट आगे आते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है। कई सारे एग्जांपल है, क्रैकर्स का एग्जांपल है, केमिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में या लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फैन फैन मोटर लिखना चाह रहा था एक्चुअली। ठीक है। फैन जो है वो विंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है, एंड सो ऑन। समझ गए ना? ये बहुत सारे एग्जांपल्स है, रियल लाइफ में भी आप लोग देखते हो। ठीक है। तो ये वाला अभी मैंने एग्जांपल लिया था, पेंडुलम वाला भी एग्जांपल लिया था, याद होगा, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया मैं, जिसमें कंटिन्यूअसली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। टोटल एनर्जी हमेशा वहां पर सेम रहती है ना? यहां तक हो गया सबका? कुछ नोट करना है तो कर लो, फिर हम आगे एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं। टोटल एनर्जी ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी इज ऑलवेज रिमेन सेम, इसका हम डेरिवेशन करेंगे। ये मैंने मैकेनिकल गलत लिखा है ना, इसको मत लिखना मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। इसको विंड एनर्जी लिखना चाह रहा था मैं। हो गया यहां तक का सबका? अब देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, समझना ध्यान से। अगर मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसको हाथ में पकड़ के रखा हूं, ठीक है, अभी इसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? जीरो। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी कम होने लग जाएगी, क्योंकि इसकी हाइट जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम हो रहा है, और काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ने लग जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि इसकी वेलोसिटी बढ़ते जा रही है। फॉर्मूला ध्यान में रखो, फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? अभी जो हमने पढ़ा है, एम इंटू जी इंटू एच। तो जब मैं इसको पकड़ के रखा हूं, तो अभी इसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी, इसकी हाइट ज्यादा है तो इसकी हाइट जो भी एच है वो उसकी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। और जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी अभी इसके पास है, वो क्या होगा? इन दोनों का सम। क्या ये क्लियर हो गया? जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लग जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी कम होने लग जाएगी, लेकिन टोटल एनर्जी हर समय पे क्या होगी? सेम होगी, कंजर्व्ड होगी। समझ में आया ये चीज? इसी चीज का हम डेरिवेशन करेंगे। तो हेडिंग डालना,
एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी, एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी, एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी। ठीक है, ये डेरिवेशन करने के लिए, प्रूफ करने के लिए सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं यहां पर एक बॉडी है पॉइंट ए पे जो इनिशियली रेस्ट पोजीशन पे है। आफ्टर सम टाइम उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स हो रहा है एट पॉइंट बी, और उसके बाद फाइनली वो इस पॉइंट पे आ रही सी पे। ठीक है, इनिशियली उसकी हाइट एच थी और इन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एक्स हुआ, तो ये वाला पार्ट एच माइनस एक्स होगा। ये समझ में आ रहा है ना डायग्राम? हम तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे करेंगे, इनिशियली, फाइनली और इन बिटवीन ए एंड सी। उनकी टोटल एनर्जी चेक करेंगे, तीनों केसेस में टोटल एनर्जी सेम आनी चाहिए। ओके, डन। ये डायग्राम बना लिया क्या सबने? हाँ, अब तीनों पॉइंट पे टोटल एनर्जी कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं पॉइंट ए पे। तो एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, तो जब ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे है तो उसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो रेस्ट पे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे वी ए, वी ए मतलब वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी एट ए, वेलोसिटी एट ए दैट इज इक्वल्स टू, हमने क्या ले लिया? जीरो। ठीक है, अब अगर मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालूं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां वेलोसिटी वी ए हो जाएगी, क्योंकि ए पे निकाल रहा हूं, तो वी ए का स्क्वायर। डन। अब यहां पर वी ए की वैल्यू जीरो है, इसलिए हाफ एम इंटू जीरो, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी यहां पर क्या हो गई? जीरो। काइनेटिक एनर्जी हो गई जीरो। ठीक है, अब इसी पॉइंट पे मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालता हूं, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? एम जी एच, क्योंकि अभी इसकी हाइट क्या है? एच, तो ये इसको मैं 2 दे देता हूं। ठीक है, तो टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी एट ए, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, तो वो कितना हो जाएगा? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, मतलब टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी? जीरो प्लस एम जी एच, जीरो प्लस एम जी एच, मतलब ये आ जाएगा एम जी एच, एम जी एच, टोटल एनर्जी एट ए, ये आ गया एम जी एच। इक्वेशन नंबर 3, यहां तक क्लियर हो गया? तो हमने ये देखा कि पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी एम जी एच आ रही है, तो पॉइंट बी पे भी एनर्जी क्या आनी चाहिए? सेम। ठीक है, अब पॉइंट बी पे करो कैलकुलेशन टोटल एनर्जी का, पॉइंट बी पे। अब यहां पर आते एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी। अब पॉइंट बी पे जब जाना है तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए? वीबी चाहिए। वीबी का मतलब वेलोसिटी एट बी चाहिए, वेलोसिटी एट बी, पॉइंट बी। ठीक है, अब ये वेलोसिटी निकालने के लिए देखो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। ठीक है, कौन सा वाला इक्वेशन यूज करते हैं? थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये वाला इक्वेशन यूज करते हैं। ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, अब ये जो v है, लिखा सबने? ये जो v है, v फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मतलब b पे वेलोसिटी, तो इस v को मैं क्या ले लेता हूं? vb का स्क्वायर। ठीक है, माइनस u, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब जहां से वो स्टार्ट हुआ था। कहां से स्टार्ट हुआ था? देखो यहां से, तो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू क्या हो गया इसका? जीरो, तो u की जगह पे आ गया जीरो, इज इक्वल टू 2 a का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन। क्या लेंगे इसकी वैल्यू यहां पर? g, क्योंकि फ्री फॉलिंग बॉडी है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो a की जगह पे आ गया g। s का मतलब क्या है यहां पर? डिस्प्लेसमेंट। तो a से b में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? x, तो s की जगह पे क्या आ जाएगा यहां पर? x। क्या ये क्लियर हो गया? मतलब जो vb स्क्वायर है उसकी वैल्यू आपको मिली 2gx। ये क्लियर हो गया? हाँ, हम ये क्यों निकाल रहे थे vb स्क्वायर, याद है कि नहीं? क्यों निकालते हैं?
काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी एट बी क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर और वी बी लिख दिया मैंने, बी पे है, पॉइंट बी पे उसकी वेलोसिटी। ठीक है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में जो अभी आपने वेलोसिटी निकाली, वी बी स्क्वायर जो निकाला, उसको पुट कर दो, 2gx पुट कर दो, तो क्या होगा यहां पर? ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी यहां पर कितनी आ गई? mgx। हाँ, एक्चुअली मैंने ना सीधा वी स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, है ना, सीधा वी स्क्वायर की वैल्यू निकाली, और जब पुट किया तो वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दिया, वी स्क्वायर की वैल्यू 2gx थी। क्लियर? डाउट तो नहीं कुछ? हाँ, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? mgx। चेक कर लो एक बार, ये क्लियर हो गया? हाँ, अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी तुम लोग बताओ मुझे, पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? कहां पर निकाल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी? बी पे। बी पे, बी कहां पर है? दिख रहा है ना पॉइंट? पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलता है बताओ? फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल एनर्जी का? m इंटू जी इंटू एच। तो m और g तो फिक्स है, h ही चेंज होता है, h मतलब उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो अब बताओ h की जगह पे क्या लेना होगा हमें? यहां पर h की जगह पे क्या लेंगे? ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना है? h माइनस एक्स। समझ में आएगी नहीं ये चीज? अगर ये डिस्प्लेसमेंट x हुआ तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? h माइनस एक्स। वो mgh का फॉर्मूला में जो h होता है वो हाइट होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? h माइनस एक्स आ जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? अब इधर पे अगर मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो बताओ टर्म क्या बनेगी? ये mgh माइनस mgx, यही बनेगा। ये हुई पोटेंशियल एनर्जी और ये हुई काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों एनर्जी मिली, लेकिन हमें चाहिए टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी एट बी, तो टोटल एनर्जी के लिए क्या करेंगे? दोनों को सम कर देंगे। करो दोनों को ऐड, बताओ कितना आ रहा है? mgh। तो टोटल एनर्जी एट बी जब दोनों को ऐड करोगे तो इधर पे mgx प्लस mgh माइनस mgx, तो ये वाला टर्म कट जाएगा, mgx और माइनस mgx। तो टोटल एनर्जी एट बी ये कितना आ गया? ये भी आ गया mgh। यही आना चाहिए था ना, तभी तो बोल पाएंगे कि हर पॉइंट पे टोटल एनर्जी सेव होगी, तभी एनर्जी कंजर्व होगी। अब आते आखिरी जगह पे, आखिरी पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे? सी पे, एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी। अब पॉइंट सी पे जब आओगे तो सबसे पहले ये बताओ, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मुझे बताओ। श्री बताएगी पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट सी पे कितनी होगी? कितनी होगी वैष्णवी? हाँ, क्यों जीरो होगी बताओ? क्योंकि उसकी पोजीशन एच की वैल्यू उसके लिए क्या हो गई? जीरो, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। स्टार्टिंग में भी हमने डिस्कस किया था, तो यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली क्या हो गई? जीरो। अब काइनेटिक एनर्जी का कैलकुलेशन करते करके दिखाओ, काइनेटिक एनर्जी का कैलकुलेशन। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है सिद्धि? हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां पर मैं इसको वीसी से डिनोट कर देता हूं, वी सबस्क्रिप्ट सी, मतलब वेलोसिटी एट सी। तो वेलोसिटी एट सी कैसे निकलेगा? कैसे निकालेंगे बताओ, कौन सा है? यस, यही थर्ड इक्वेशन जो हमने यूज किया था दोबारा यूज कर लेंगे, दोबारा यूज कर लेंगे। तो वी सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये यूज करेंगे, है ना। अभी बस मुझे ये बताओ कि u की जगह पे क्या पुट कर रहे हो? u की जगह पे क्या पुट कर रहे हो? इनिशियल वेलोसिटी क्या ले रहे हो? आप दोनों ले सकते हो, आप चाहो तो b का भी ले सकते हो वेलोसिटी, या चाहो तो कहां से ले सकते हो? a से भी ले। ज्यादा आसान a से लेना है तो जीरो लेना ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो u की जगह पे हम ले लेते हैं यहां पर जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो इज इक्वल टू 2a।
ए का मतलब यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो आ जाएगा जी, और एस डिस्प्लेसमेंट, कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, कितना होगा, कहां से कहां तक का डिस्प्लेसमेंट, कहां से कहां तक आप ये इक्वेशन को लगा रहे हो, देखो यहां पर जब आपने इनिशियल वेलोसिटी जीरो ली तो किसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो क्यों ली थी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो क्योंकि आप ए से चेक कर रहे हो, तो ए से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एच, तो यहां पर एस की जगह पे क्या आ जाएगा एच, समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। तो अब ये वीसी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2gh, वीसी स्क्वायर आ गया 2gh, डन। अब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में इस वैल्यू को डाल दो, तो के ई इज इक्वल टू हाफ एम और इधर पे आ जाएगा 2gh, तो फिर से 2 और 2 कट गया और काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी आ गई mgh, ये आ गया इसका काइनेटिक एनर्जी। तो जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, वो कितना आ गया mgh, दोनों का सम। तो जो मैं स्टार्टिंग में बता रहा था कि क्या बता रहा था एक्सपेरिमेंटली, कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो हर पॉइंट पे उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी सेम, अगर पहले काइनेटिक जीरो है तो लास्ट में जब वो नीचे गिरेगा तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल जीरो और काइनेटिक पूरी इंक्रीज हो जाएगी। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? चलो आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट ये उसी का डेरिवेशन है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है, ठीक है, इसी पे बेस्ड, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। अभी जो हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का देखा, फ्री फॉलिंग बॉडी का शायद ये नहीं है, किसी दूसरी चीज का है, कैलकुलेशन करो। अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन को, पहले तो पढ़ो अच्छे से। एक मिनट आया था तो। पढ़ लिया सबने? कितने लोगों ने इस क्वेश्चन पे बेस्ड वीडियो देखा है, कभी देखा है? हाँ, ये वीडियो पता है ऐसा वीडियो नहीं कि टीचिंग वाला वीडियो नहीं बोल रहा हूं मैं, कौन सा वीडियो, मूवीज वगैरह में, या अगर कार के रिव्यूज कभी देखते होगे ना तो उसमें वो दिखाता है क्रैश टेस्ट, देखा है कि नहीं क्रैश टेस्ट, कैसे करता है क्रैश टेस्ट, जैसे मान लो इस तरीके से यहाँ पर एक स्प्रिंग टाइप का स्ट्रक्चर लगा होता है इस जगह पे, और कार आगे यहाँ पर हिट करती है जोर से, और फिर देखते हैं उसमें कितना डैमेज हुआ, तो वो क्रैश टेस्ट वाला ही सिस्टम है यहाँ पर, है ना। तो यहां पर क्या बोल रहा है, यहां बोल रहा है टू सिमुलेट कार एक्सीडेंट्स ऑटो मैन्युफैक्चरर्स स्टडी द कोलिजन ऑफ मूविंग कार्स विथ माउंटेड स्प्रिंग्स ऑफ डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यहां पर अलग अलग टाइप के स्प्रिंग कांस्टेंट वाले स्प्रिंग अटैच करके रखे, मूविंग कार है, इसका कोलिजन कर रहे हैं उसके साथ। कंसीडर ए टिपिकल सिमुलेशन विथ ए कार ऑफ मास 100 kg। तो यहां पर एक कार है जिसका मास कितना दिया हुआ है 100 kg, ओ सॉरी 1000 kg, ऑफ 1000 kg, मूविंग विद स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। ये किस स्पीड से मूव कर रहा है ये गिवन है, कितना है 18 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो किससे मल्टीप्लाई करना होता है 5/18, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा इसका स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। यहां तक डन हो गया। फिर क्या लिखा हुआ है, ऑन ए स्मूथ रोड एंड कोलाइडिंग विथ हॉरिजॉन्टली माउंटेड स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। ये क्या चीज है, के स्प्रिंग कांस्टेंट, इसकी यूनिट भी मैंने बताया था, उससे भी समझ जाओगे। तो के इज इक्वल टू 5.25
इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, ये हो गया। व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग? अब सबसे इंपॉर्टेंट है क्या निकालने बोल रहा है, एक्स और एफ एस, क्या एक्स, करेक्ट। मैक्सिमम कंप्रेशन मतलब उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, समझ में आया ये चीज? तो अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहां पर? एफ एस इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू एक्स, या इसको एक्स एम से डिनोट कर देता हूं। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है। और इसको मैं नेगेटिव नहीं लेके क्या ले लेता हूं, पॉजिटिव। और मैं यहां पर पॉजिटिव क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मैं स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो उतना ही फोर्स होगा जितना क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा। तो यहां पर एक्सटर्नल फोर्स एफ में कैलकुलेट कर लेता हूं। तो एफ की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां पर और कुछ डेटा गिवन है क्या, देखो तो एक बार। कुछ डेटा इसमें मिस हुआ क्या? नहीं, ठीक है, हाँ। हम्म बताओ कैसे होगा? थर्ड इक्वेशन, ओके। और कोई तरीका? देखो थोड़ा सा ध्यान देना। हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का जो डेरिवेशन किया था थोड़ी देर पहले, देखो क्या था, पोटेंशियल एनर्जी का जो हमने डेरिवेशन किया था वो क्या था? हाँ, अभी हमने किया ना, पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो ग्राफिकली भी दिखाया था, माइनस के एक्स एम स्क्वायर बाय 2, ये आया था। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी कहां पर स्टोर होगी? स्प्रिंग में, जब कार उसको हिट करेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात ना, इसमें दो कंसेप्ट लगेंगे, ध्यान से सुनना। जब कार यहां पर जाके इसको हिट करेगी तो यहां पर ये स्प्रिंग कंप्रेस होगी, तो स्प्रिंग में एक एनर्जी स्टोर होगी। वो एनर्जी कौन सी एनर्जी होगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। और उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? -k/2 एक्स एम स्क्वायर। याद आया ये डेरिवेशन हमने किया था? ठीक है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी बन रही है, ये क्यों बन रही है? ये क्यों बन रही है पोटेंशियल एनर्जी? क्योंकि कार इसको हिट कर रही है, मतलब कार के पास एनर्जी है। कार के पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। कार किस में है? मोशन में है। तो कार की एनर्जी कौन सी हो गई? काइनेटिक एनर्जी। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी कार की होगी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी यहां पर क्या होगी? स्टोर होगी। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो हम यहां पर कार की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और दोनों को आपस में क्या कर देंगे? इक्वल। और जिससे हमको एक्सएम मिलेगा। एक्सएम क्या? स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? चलो कैलकुलेट करो, बताओ क्या होगा। और यहां पर इसको ना पॉजिटिव लेना। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि हम एक्सटर्नल फोर्स के कारण कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ, तो कार की पोटेंशियल एनर्जी यहां पर क्या हो जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर। तो यह आ जाएगा हाफ एम की वैल्यू, एम की वैल्यू यहां पर गिवन है 1000 इंटू वी स्क्वायर। तो वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई? 5। ये इससे कटेगा 500 इंटू 5, मतलब कितना आ जाएगा? 2500 जूल्स। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। एंड दिस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। तो 2500 इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स एम स्क्वायर, हाफ के एक्स एम स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। के की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, पुट कर दो।
तो ये आ जाएगा 2 5, अच्छा इसको भी 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5000 इज इक्वल टू के की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 5.25 इंटू 10⁻³ XM स्क्वायर। चेक करो यहां तक क्लियर हुआ क्या सबको? अच्छा मैं गलत किया गया कैलकुलेशन, हाँ V² मतलब ये 5 का स्क्वायर इंटू एक और 5 हो जाएगा, है ना? तो यहां पर इंटू एक और 5 आ जाएगा। डन। तो कितना आ जाएगा 5 5 25, 25,000 डिवाइडेड बाय 5250, ऐसा कुछ आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई कर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा XM स्क्वायर। 5 से कटेगा ये कितना आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई करो तो स्क्वायर रूट लेंगे, 525 किसी का स्क्वायर नहीं होता ना, पॉइंट में आएगा। डिवाइड करने पे और स्क्वायर रूट लेंगे, फिर इसको डिवाइड करोगे अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 4.76, दैट इज इक्वल्स टू XM स्क्वायर। तो XM इज इक्वल्स टू रूट ओवर 4.76, तो उसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगी, 2.1 के आसपास। तो 2.18 मीटर्स, क्योंकि ये क्या आ रहा है डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। एक बार चेक करो ये समझ में आया क्या? ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। तो मेन इसमें कंसेप्ट क्या था? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जा रही है? पोटेंशियल एनर्जी में। हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और न्यूमेरिकल है। यहां पर एक चीज में इस चीज को रखता हूं ताकि आप लोग इसको कोरिलेट कर पाओ। हाँ, क्या लिखा है? कंसीडरिंग एग्जाम्पल 5.8, मतलब पिछला एग्जाम्पल को अगेन कंसीडर करो। ठीक है, उसमें क्या लिखा है? टेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अभी हमने कोफिशिएंट नहीं लिया था, स्मूथ रोड थी। अब यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू कंसीडर कर रहा है। म्यू की वैल्यू यहां पर क्या ले रहा है? म्यू की इज इक्वल टू क्या ले रहा है? 0.5 एंड कैलकुलेट मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। मतलब आपको सेम चीज निकालनी दोबारा, लेकिन अब आपको क्या लेना है? फ्रिक्शन भी कंसीडर करना है। क्लियर हो गया ये चीज? तो अब यहां पर मैंने वो डायग्राम बनाया, मान लो ये कार है, ये स्प्रिंग को स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, तो यहां पर अगर ध्यान दोगे स्प्रिंग का फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में। ठीक है, और आपका फ्रिक्शनल फोर्स कौन से डायरेक्शन में होगा? वो भी इस डायरेक्शन में। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, फ्रिक्शनल फोर्स F इज इक्वल्स टू, याद है कि नहीं, क्या था फॉर्मूला? म्यू इंटू एन। याद है? एन क्या होता था यहां पर? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और अगर कार का अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स mg है तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg। तो जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है F, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू इंटू mg। क्लियर हो गया? ये फोर्स हो गया। और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वही आपका क्या हो जाता है? वर्क डन। ठीक है, वर्क डन या एनर्जी बोलो। तो यहां पर ये आ गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हम अज्यूम कर रहे हैं? XM। तो ये आपका क्या हो गया? इस डायरेक्शन में जो आपकी एनर्जी हो रही है। ठीक है, स्प्रिंग एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी अभी हमने देखा ये क्या होगा? 1/2 K XM स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी इस डायरेक्शन में, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ mv स्क्वायर। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? ठीक है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये स्प्रिंग एनर्जी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी और फ्रिक्शनल फोर्स के कारण जो एनर्जी है, दोनों के सम के इक्वल हो जाएगी। क्लियर? तो यहां पर जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन। ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर। ये हमने शायद पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया हुआ था ऑलरेडी। कितना था?
हाफ m की वैल्यू 1000 थी और इधर पे कितना आ रहा था, ये वेलोसिटी 5 थी, 5 स्क्वायर है ना, तो ये कट गया था 500 आ गया था, 500 इंटू 25, 25 इंटू 5 कितना होता है 625, 6 to 5 नहीं 1 to 5 आएगा ना, 1 to 5 000 00 1 to 5 00, ये क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और राइट साइड में अगर ध्यान दोगे पोटेंशियल एनर्जी, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, हाफ के की वैल्यू जो पिछले क्वेश्चन में गिवन थी वही वैल्यू लेंगे, कितनी थी क्वेश्चन में पिछले वाले में 5.25 इंटू 10⁻³ इंटू xm स्क्वायर एज इट इज होगा, प्लस म्यू की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है 0.5, m की वैल्यू गिवन है, m की वैल्यू गिवन है, मास पिछले पार्ट में गिवन था कितना था 1000, इंटू जी की वैल्यू यहां पर ले लेते हैं 10, ठीक है, और इंटू यहां पर क्या आ जाएगा xm, इंटू यहां पर क्या आ जाएगा xm, समझ में आ गया ये चीज, ठीक है। तो इधर पे तो ये वाला टर्म आ गया, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेटर यूज करो, बताओ ये वाला टर्म डिवाइडेड बाय 2 करने से कितना आ रहा है, 500 इंटू 525, 525 इंटू 5 हो जाएगा 2625, और इधर पे आ जाएगा xm स्क्वायर, प्लस यहां पर आ जाएगा 5000 इंटू xm, तो इधर पे आ गया 2625 xm स्क्वायर प्लस 5000, और इधर पे आ गया xm। इसके बाद यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, 2625 xm स्क्वायर प्लस 5000 इंटू xm माइनस 12500 दैट इज इक्वल्स टू 0। ये समझ में आ रहा है ना क्या हुआ है, ये वाली टर्म इधर गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, बिना कैलकुलेटर के तो काफी मुश्किल है, लेकिन ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल, ठीक है। कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, कोई बड़ा नंबर इसमें 5 वगैरह निकलेगा, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई होगा, देखो मैं बताता हूं उसका क्या आएगा सॉल्यूशन। एक्चुअली तुम लोगों को जो कैलकुलेटर्स अलाउड है उसमें डायरेक्टली निकल जाता है इसका वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना पड़ता। इसका वैल्यू आएगा 10/7, 10/7, x का वैल्यू यहां पर आएगा 10/7 अप्रोक्सीमेटली, और डेसिमल में देखोगे तो वो आएगा 1.4 के आसपास, 1.4 मीटर्स, ठीक है, ओके। अब इसको तुम लोग क्वेश्चन अगर स्कूल एग्जाम में आता है तो या तो डेटा गिवन होगा या तो यहां पर छोड़ना पड़ेगा, और कुछ ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो हटा दो फिर इसको मैं, चलो नेक्स्ट। अच्छा, मेन कंक्लूजन क्या है इसका, कंक्लूजन ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया, यहां पर कम हो गया, क्लियर, क्या हो गया, एंड करेंगे क्लास, चलो ठीक है, पावर नया टॉपिक था तो बाद में करेंगे फिर अगली क्लास में, वैसे भी आज किसी की क्लास नहीं, बस मेरी ही क्लास थी, सब छुट्टी पे, ठीक है।